व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम टू तशारिफ जीएस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, जो बिहार बोर्ड के एनसीईआरटी या मतलब जो फिजिक्स का है उसका चौथा चैप्टर है विद्युत धारा। इस चैप्टर को इतने आराम से समझेंगे, इसको चूँकि कई एपिसोड में समझेंगे, तो आज ये पहला एपिसोड है। और सबसे बड़ी चीज़ कि हम लोग जो साइंस को पढ़ते हैं इसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान, और जब भी हम किसी चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान लें तो हमें उसके बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करनी चाहिए, कॉन्सेप्ट समझना चाहिए उसका, ना कि हमें थ्योरी रटना चाहिए। फिर भी अगर आप इससे पहले के चैप्टर जैसे प्रावर्तन, अपवर्तन, मानव नेत्र के थ्योरी रट्टा लगाने वाले स्टूडेंट हैं, बस आप एक बार हल्का फुल्का समझ के रट लेते हैं तो आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि ये विद्युत धारा वाला चैप्टर क्लास 12th में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और कह सकते हैं कि पूरे फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी। इसी के दम पर पूरी दुनिया चल रही है, और अगर आप इस चैप्टर को रट लेंगे ना तो आप कभी भी इसको समझ नहीं सकते। कितनों आप किसी का नोट्स भर लें, कुछ भी कर लें, नहीं समझ सकते। इसको आपको पढ़ने के लिए पूरा दिमाग करके बिना वीडियो को स्किप करे एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा और पूरा माइंड कंसिस्टेंट करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये विद्युत धारा का चैप्टर समझ आएगा। और ये वीडियो, इस एपिसोड की एक और ख़ास बात है कि इसे देखने के बाद आप जो मेन किताब होती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट किताब है एनसीईआरटी, उसकी जो ऑफिशियल साइंस की बुक है उसके लैंग्वेज को ईजिली अंडर एस्टिमेट कर पाएंगे। यानी कि अगर आप किसी रेफरेंस बुक से पढ़ने वाले हैं जिस पे सिर्फ थ्योरी लिखा रहता है तो वो फिर भी एक रट्टा का प्रकार है, लेकिन एनसीईआरटी एक ऐसी पावरफुल बुक है जिसमें कभी भी रट्टा थ्योरी नहीं रहता, जिसमें बहुत ही घुमा फिरा के आपको समझाने का प्रयास किया जाता है। और इसी कारण से अक्सर रट्टा मारने वाले बच्चे एनसीईआरटी नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो लोग लेक्चर को अच्छे से कंसिस्टेंट होकर समझेंगे वो इजीली एनसीईआरटी को भी समझेंगे। और एनसीईआरटी को समझने का मतलब है कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से लड़ेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद्युत। क्या चीज़? विद्युत। विद्युत विद्युत को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। क्या है ये इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी क्या है दोस्त? ये जो विद्युत का पूरा चैप्टर है ना इलेक्ट्रिसिटी, देखो बहुत ध्यान से समझना है। ये पूरा चैप्टर, ये पूरा का पूरा टोटल चैप्टर सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड पे आके अटक जाता है, और ये एक वर्ड के कारण 90% स्टूडेंट के दिमाग के ऊपर से ये चैप्टर जाता है। और वो एक वर्ड है आवेश। क्या चीज़? आवेश। इसी के कारण जो है चैप्टर किसी को समझ नहीं आता। अब आप समझेंगे कि ये आवेश होता क्या है, आवेश क्या होता है। तो देखो, आवेश जो होता है वो बहुत ध्यान से किसी भी पदार्थ का मूल गुण होता है। यानी कि चाहे दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें आवेश नहीं है। मूल गुण मतलब उसमें हर हाल में आवेश होगा, प्रत्येक पदार्थ में आवेश होता है। तो जब अब ये आवेश हर पदार्थ में होता है तो इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, ये उत्पन्न कैसे होता है? तो ये देखिए, अभी अपना हाथ लीजिए, दोनों हाथ, और इसको ऐसे 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 रगड़िए। यहाँ पर देखिए एक अलग सी गर्मी उत्पन्न होगी। इसको ऐसे ऐसे कपड़े को रगड़िए, एक अलग सी गर्मी उत्पन्न होगी। यानी जब हम किसी दो पदार्थ का घर्षण कराते हैं, घर्षण कराना मतलब रगड़ते हैं तो उससे आवेश उत्पन्न होता है। दो पॉइंट समझिए, आवेश क्या होता है? आवेश हर पदार्थ में होगा, यानी वो किसी भी पदार्थ का मूल गुण होगा, यानी सभी पदार्थ में होगा। और दूसरा पॉइंट, किसी भी दो पदार्थ को घर्षण कराने से आवेश जो है वो उत्पन्न होगा। ये दो चीज़ समझ गए। लेकिन क्या उत्पन्न होगा क्या? आवेश होता क्या है? तो आवेश को ही हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज, है ना। आप फ़ोन को कनेक्ट करते हैं, मेरे बैटरी नहीं है, मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है, हम इसको चार्जिंग में लगाते हैं। तो उस चार्जिंग में लगाने का मतलब होता है कि हम उस फ़ोन को आवेशित कर रहे होते हैं। और आप बोलते हैं हमें इंग्लिश नहीं आती, तो हम लोग इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन आवेश का मतलब वही चार्जिंग होता है। तो क्या चार्ज होता है? तो देखिए, इसमें आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का।
एक होता है धन, धन आवेश, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। कैसा आवेश? ऋण आवेश। जरा सा हिंदी कठिन है। धन का मतलब होता है प्लस, पॉजिटिव चार्ज, इसे हम लोग प्लस से सूचित करते हैं। और ऋण का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, इसे हम लोग माइनस से सूचित करते हैं। तो ये आपका हुआ आवेश। अब ध्यान से, अभी आवेश का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, अभी और समझना है। दुनिया का कोई भी पदार्थ, मैंने बोला प्रत्येक पदार्थ में आवेश होता है, तो हर पदार्थ, चाहे कोई पदार्थ रहे, दुनिया का कोई पदार्थ, उसमें क्या होता है? तीन मौलिक कण। तीन क्या होते हैं? मौलिक कण होते हैं। तीन मौलिक कण होते हैं और मौलिक कण में ही होता है आपका आवेश, यानी मौलिक गुण। मौलिक कण में जो गुण हो उसे हम लोग मौलिक गुण कहते हैं और आवेश मौलिक गुण है। तो आवेश मौलिक गुण कैसे है? तो उन तीन कणों का नाम है, तीन कणों का नाम है आपका, ध्यान से, प्रोटॉन। क्या? प्रोटॉन। और फिर एक है दूसरा इलेक्ट्रॉन। एक क्या है? इलेक्ट्रॉन। और एक कण है न्यूट्रॉन, एक कण है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है, ध्यान से, प्रोटॉन जो होता है, इस पे आवेश कैसा होता है? तो धनात्मक आवेश होता है, यानी प्लस चार्ज, यानी क्या? प्लस चार्ज। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, इस पे होता है ऋणात्मक आवेश, यानी माइनस चार्ज। और अब जो बचा न्यूट्रॉन, इसमें कोई आवेश नहीं होता है, ये ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है। यानी अब हम बोले कि हर पदार्थ में कुछ ना कुछ आवेश होता है, लेकिन सामान्यतः सभी पदार्थ में जो आवेश होता है तो वो ये तीनों होगा। और जब तीनों होगा तो उसमें होगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस। अगर आपको थोड़ी सी भी मैथ आती है तो आपको पता होगा कि प्लस और माइनस जो होता है वो कट के जीरो हो जाता है, होता है ना। तो इसलिए ये दोनों कट के क्या हो जाते हैं? जीरो। जीरो को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स की भाषा या केमिस्ट्री की भाषा में न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी उदासीन, जिसपे कोई चार्ज नहीं हो। यानी प्रत्येक पदार्थ में आवेश तो होगा, लेकिन सामान्यतः हर पदार्थ में प्लस और माइनस आवेश मिल के जो है वो ऑटोमेटिक न्यूट्रल यानी उदासीन हो जाएगा, जिस कारण इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा और इसे हम लोग जीरो से सूचित करते हैं। इस तीनों से हमें ये सीख मिली कि हर पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो सामान्यतः यानी जेनरली, यानी जब तक इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे तब तक वो कैसा होता है? तो तब तक वो होता है आवेशहीन। आवेशहीन का हो हम लोग बोलते हैं उदासीन। यानी इसमें जो दो आवेश होता है, धनात्मक और ऋणात्मक, प्लस और माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाता है, ऑटोमेटिक उदासीन बन जाता है। ये किसी भी पदार्थ का मूल गुण जो मैं समझाना चाह रहा था वो यही आवेश है, ये आवेश है। देखिए चैप्टर में आगे जब तक आप आवेश को बहुत डिटेल में नहीं समझेंगे तब तक समझ में नहीं आ सकता कि आवेश क्या है। आवेश जो करंट, जो धारा ऐसे प्रवाहित होती है, ऐसे ओह करंट लगा, टच करते हैं ना, तो ये करंट क्यों लगा? इस पे आवेश आ रहा है तभी करंट लगा। तो अब हम लोग आवेश की हिस्ट्री जानते हैं, आवेश की हिस्ट्री, इतिहास, कि इसके जो खोजी हैं वो कौन कौन रहे हैं। तो एक आप अपने दिमाग में ये फिट बैठा लीजिए कि आवेश के बारे में जो सबसे पहले कुछ बताया था या कुछ खोजा था उनका नाम था थेल्स। और ये एक यूनानी दार्शनिक थे, ये बड़े ही महान गणितज्ञ भी गुजरे हैं। थेल्स जो थे, इन्होंने पहली बार आवेश के बारे में बताया था कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करने से कुछ करंट लगता है ना, मतलब करंट नहीं, ये रगड़न के बारे में बताया था आवेश। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? दूसरी बार आवेश के बारे में बताया किसने? एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्होंने दूसरी बार आवेश के बारे में बताया था। उनका नाम था गिलवर्ट। किसने? गिलवर्ट ने क्या बताया आवेश के बारे में? तो इन्होंने सर्वप्रथम आवेश को परिभाषित करने के लिए इलेक्ट्रॉन शब्द का प्रयोग किया। किस शब्द का? इलेक्ट्रॉन शब्द। यानी उन्होंने बताया, मतलब कुछ उनको एक अंदाजा लगाया उन्होंने कि आवेश पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इतना पहले आधुनिक विज्ञान तो था नहीं कि उसको तीनों के बारे में पता हो, ये हिस्ट्री है, तो शुरुआत हो रहा था। 1600 ईस्वी की बात है जब थेल्स ने ये सब बताया, उसी समय गिलवर्ट ने भी इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे हंसते खेलते पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक,
इलेक्ट्रिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब आते हैं हम तीसरे और महान वैज्ञानिक की तरफ, जिसे हम आवेश के प्रकारों का, मूल आवेशों का खोजी कहते हैं या आवेश का परिभाषक कहते हैं। उसका नाम है, ध्यान से, उसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया कि जब आकाश में बिजली कड़क रही थी तो इन्होंने एक पतंग उड़ाया और पतंग का जो धागा था उसे हल्के लौह युक्त यानी धातु युक्त सीसा, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती हो हल्का, उससे मंजित किया और उस धागा को पकड़कर पतंग उड़ाया। तो ये बिजली में जो धारा थी यानी जो आवेश था, चार्ज था, वो इस सुचालक पदार्थ यानी होते हुए उनके हाथों पर लगा और जैसे उन्होंने नटे को ऐसे पकड़ा, ऐसे जोर से कस के उनको झटका लगा, तो हल्का सा झटका लगा। तो उन्होंने यह चीज़ बार बार करके उन्होंने पहली बार ये इमेजिन किया कि आकाश की बिजली में क्या होता है? आवेश होता है। यानी उन्होंने पहली बार ये परिभाषित किया कि विद्युत यानी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा में क्या होता है? आवेश होता है। विद्युत धारा में क्या होता है? आवेश होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब जो थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने पहली बार ये बताया कि विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी या जो आसमान की बिजली, उस वक्त अपने भाषा में बोले बिजली यानी विद्युत में आवेश होता है, यानी विद्युत के अंदर आवेश होता है। इस बात को पहली बार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था 1752 में। यानी विद्युत और आवेश के बीच में जो संबंध स्थापित किया था, यानी विद्युत और आवेश को जो एक दूसरे से कनेक्टेड टॉपिक बनाने का जो काम स्टार्ट किया था, वो सबसे पहले 1752 में किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। बाकी एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये जो आवेश है, इसकी सबसे सटीक परिभाषा, इसकी जो सटीक परिभाषा थी, उस सबसे पहले किसने दिया? तो एक बहुत महान वैज्ञानिक थे, कुलाम। इसे हम लोग कुलम्ब भी बोलते हैं। कुलाम या कुलम नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले आवेश की परिभाषा दी थी। तो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि आवेश की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो थेल्स ने की। कब की? 1600 ईस्वी में। और आवेश की परिभाषा सबसे पहले किसने दी? तो कुलाम नाम के महान वैज्ञानिक ने दी। और पूछेगा कि विद्युत धारा में आवेश होता है, इस बात का पता सबसे पहले किसने और कब लगाया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में लगाया। और इसलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन को आवेश के प्रकारों या आधुनिक आवेश का खोजी भी कहा जाता है। अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ पूछेगा कि इलेक्ट्रिक यानी विद्युत शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस महान वैज्ञानिक ने किया? तो गिलबर्ट ने किया। यहाँ से आपका हिस्ट्री से मतलब इसका जो आवेश से संबंधित सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम फिर से आवेश पर आते हैं। अब आ जाते हैं आवेश पर। ये जो आवेश है, इसको हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसको हम लोग Q से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। आवेश जब भी दिखाना होगा तो उसका शॉर्टकट क्या है? Q है, शॉर्टकट Q है। अब एक चीज़, आवेश का जो मात्रक यानी एसआई मात्रक होता है, चूँकि इसका जो मेन जो इसका मात्रक होता है, मात्रक एनसीईआरटी में एसआई दिया है, वो होता है कुलाम। आवेश का एसआई मात्रक कुलाम। क्यों कुलाम होता है? क्योंकि इसकी सटीक परिभाषा कुलाम नाम के वैज्ञानिक ने ही तो दी थी, इसलिए आवेश का क्या होता है? कुलाम होता है इसका परिभाषा। ठीक, आवेश का परिभाषा कुलाम होता है। अब कुछ चीज़ें आपको समझनी चाहिए। जो आवेश है इसको हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं, Q से। और इसकी जो विमा होती है, आवेश की विमा, ध्यान से, आवेश की विमा जो होती है वो AT होती है, यानी एम्पियर गुना टाइम, AT। अब ये AT क्यों होती है? एकदम ध्यान से। ये जो आवेश होता है इसका एक बहुत प्रचलित सूत्र है, Q बराबर IT, जहाँ Q का मतलब आवेश, और I का मतलब होता है विद्युत धारा, और T का मतलब होता है समय। अब इसी से एक बहुत ही प्यारा सा एसआई मात्रक निकलता है, Q यानी आवेश का एसआई मात्रक कुलाम C बराबर I का एसआई मात्रक यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर A, और समय का एसआई मात्रक सेकेंड यानी S।
तो C बराबर यानी कूलाम बराबर एम्पियर गुना सेकंड बोलेंगे, या हम लोग Q बराबर एम्पियर गुना सेकंड भी बोलेंगे, या Q बराबर विद्युत धारा गुना समय भी बोलेंगे। Q बराबर IT, C बराबर AS। ये आपका एक बड़े प्यार से सूत्र निकल गया, बस समझ के, बिना रट्टा मारे सूत्र निकल गया। आवेश आपको समझ आ गया। अगर आपको ध्यान से, अगर आपको इसमें कुछ कुछ दिमाग के ऊपर से जा रहा है, यानी ये सब जो बना है ये समझ नहीं आ रहा है कि ये IT ये सब कहाँ से लाएं, तो ये अगले 10 मिनट में आपको समझ आ जाएगा जब इस टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। तो अभी बस थोड़ा सा मतलब मैनेज कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चीज बात करते हैं आवेशों का स्थानांतरण। आवेशों का स्थानांतरण, स्थानांतरण आवेश का, किसका? आवेश का, आवेश का। तो देखिए आवेश के बारे में एक बहुत ही मशहूर पॉइंट है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी किसी पदार्थ में हम, मेरा मन करेगा कि हम इसमें जबरन कुछ नया चीज़ बना दें, यानी कुछ नया आवेश का निर्माण कर दें, तो आवेश का निर्माण हम नहीं कर सकते, और ना ही उस पदार्थ का जो आवेश है उसको हम पकड़ के चूर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। यानी ना ही ये उत्पन्न हो सकता है, ना ही ये नष्ट हो सकता है। तो हो क्या सकता है? तो हो ये सकता है कि आवेश जो है वो केवल इसका स्थानांतरण, एक्सचेंज, आवेश का जो है वो केवल एक्सचेंज हो सकता है, स्थानांतरण हो सकता है। यदि प्लस है तो ये प्लस से दूसरे में जाके उधर चला गया, माइनस इधर आ गया, यही हो सकता है। ऐसा नहीं कि प्लस से गायब हो गया। तो अब ये स्थानांतरण कैसे होता है इसको बहुत ध्यान से समझिए। देखिए ये बॉल है, इस पर भी कुछ आवेश है, ये हमारा पेन है, इस पर भी कुछ आवेश है, ये तो इसको इस तरीके से ऐसे ऐसे रगड़े, तो यहाँ से जो आवेश है वो इस पर आया, और इस पे जो आवेश था उस पर अगर चिपकाएंगे तो कुछ मिली सेकंड के लिए है सही, लेकिन प्रतिकर्षण होगा। तो अब ये मतलब आकर्षण होगा। तो ये क्यों होगा? तो देखिए ध्यान से, किसी भी पदार्थ में 3 रहता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, 3 मौलिक कण रहता है। लेकिन इन कणों में जो आवेश रहता है उसके माध्यम से जो इसका स्थानांतरण, जो मैंने बोला एक्सचेंज, जो एक्सचेंज होगा वो किसका होगा? वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का हो सकता है। यानी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इसको ना तो दूसरे तत्व में भेजा जा सकता है, ना ग्रहण किया जा सकता है। यानी केवल इलेक्ट्रॉन, यानी ई माइनस ही ऐसा तत्व है, ई माइनस ही ऐसा तत्व है, या सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, जो केवल इलेक्ट्रॉन ही ऐसा मौलिक कण है जिसे हम लोग या तो त्याग सकते हैं या ग्रहण कर सकते हैं। यानी कि जो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में यहाँ से जो कुछ आवेश इस पे आया, तो यहाँ का आवेश जो उठ के आया तो वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं आएगा, वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन आएगा। और इसी से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट काम पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा ऋणात्मक होता है, अब इसी से सारा टॉपिक क्लियर होएगा। बोले ना आवेशे पर पूरा चैप्टर है। तो जब ये ऋणात्मक हुआ, अब यानी कोई पदार्थ है, मान लिए ये पदार्थ ए है, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये पदार्थ ए है, इस पे प्रोटॉन प्लस भी है और इलेक्ट्रॉन माइनस भी है, और ये दोनों कैंसिल होके जो है वो उदासीन बना दिया। अब एक दूसरा पदार्थ है, इस पे भी यही सेम कंडीशन है, ये भी प्लस में है, ये भी माइनस में है, ये भी मतलब न्यूट्रल है, यानी कट के न्यूट्रल हो रहा है। अब ये वाला जो मान ली ये है कलम और ये है बॉल, और ये एक और तीसरा पदार्थ है सी, इसमें भी वही है, प्लस भी है माइनस भी है, और ये दोनों कैंसिल होके उदासीन भी हो जा रहा है। तो हम जब ये मान लिए ए मतलब ये पेन है, बी मतलब बाल है, सी मतलब एक कागज है, तो जब इस पर से इसको, ये पेन को हम अपने बाल में ऐसे रगड़े, तो यहाँ पर से जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो आएगा नहीं, तो इसका इलेक्ट्रॉन जो था वो उठ के आ गया इसमें, किसमें आ गया? पेन में आ गया। तो यहाँ जितना इलेक्ट्रॉन था उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, प्रोटॉन क्या हो गया? कम पड़ गया। तो जब माइनस यानी बड़ी संख्या ज़्यादा हो तो हमेशा चिन्ह बड़े का पड़ता है, यानी ये जो ए वाला तत्व है ये माइनस में हो गया, यानी हमारा जैसे हम बाल पे कलम को रगड़े तो इसका इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया और कलम जो है वो ऋणात्मक हो गया। कैसा हो गया? ऋणात्मक हो गया। अब जब हम इस ऋणात्मक आवेश को इस सी यानी कागज पर रगड़ें, तो कागज तो भाई ऋणात्मक है नहीं, पहले से प्लस है, तो ये यहाँ का माइनस और इस साइड का न्यूट्रल या नॉर्मली प्लस, ये दोनों क्या हो गया? एक विपरीत, यानी एक दूसरे का अपोजिट हो गया।
तो इसलिए ये एक दूसरे को अपनी ओर क्या किया, आकर्षक यानी आकर्षित किया, और कुछ मिली सेकंड, कुछ आधा सेकंड के लिए सही, लेकिन ये एक दूसरे से क्या हुआ, चिपका। तो इसी से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जब भी दो विपरीत आवेश से हमारा मतलब क्या है, माइनस या प्लस, या फिर पहले प्लस या फिर माइनस सामने आमने आ जाए तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, यानी अपनी ओर चिपकाएंगे। और जब भी दो समान आवेश, समान मतलब एक जैसा, यानी प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, ये दोनों अगर आ जाएगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित का मतलब एक दूसरे को भगाएगा, उसको ढकेलेगा, इसको ढकेलेगा, यानी सटने नहीं देगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आवेशों का स्थानांतरण। आवेशों का स्थानांतरण समझ लिए, हमेशा इलेक्ट्रॉन के द्वारा होगा। माइनस और प्लस रहेगा तो चिपका लेगा, और प्लस प्लस या मान एक जैसा रहेगा तो भगा देगा। वही समझ सकते हैं कि अपोजिट जेंडर वाला केस है, जैसे शादी विवाह जो भी होता है तो विपरीत जेंडर के साथ, जैसे लड़का है तो लड़की, तभी शादी होगा। तो वही सेम कंडीशन है, माइनस और प्लस दो अलग अलग समझ लिए, लड़का और लड़की टाइप पे तभी आकर्षित करेगा, और वरना सेम रहेगा तो भगा देगा, प्रतिकर्षित करेगा। यही सेम है, थोड़ा भावनाओं में बहना नहीं है। तो ये हमारा आवेश का संपूर्ण खेल था। आवेश क्या है, आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, आवेश का मात्रक, एसआई मात्रक, वीमा क्या है, आवेश के खोज का संपूर्ण इतिहास क्या है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, ये सब हमने बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लिया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग की जड़ों में बैठ चुका होगा, आपका दिमाग इस कॉन्सेप्ट से पूरा चार्ज हो चुका होगा, आवेशित हो चुका होगा। तो ये बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट था आवेश से संबंधित। अब जल्दी से हम लोग बात करते हैं विद्युत धारा की। किसकी, विद्युत धारा, इसे हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे, आई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा की परिभाषा क्या हो सकती है, यहाँ से हमने बटन टिपा, वहाँ पर स्विच ऑन किया और वहाँ पर क्या हुआ, मतलब लाइट जल गया। तो ये कैसे जला, तो यहाँ से जो आवेश था, चार्ज था, वो परिपथ के माध्यम से यानी तार के माध्यम से निकलता हुआ उस चालक पदार्थ तक पहुँच गया, जिसके कारण जो था वो लाइट जनरेट हुई। यानी कि आवेशों का प्रवाह, आवेशों का क्या हुआ, प्रवाह हुआ, तब जाके हमें इलेक्ट्रिसिटी मिली। जब तक हम तार के बीच से करंट फ्लो नहीं होगा, तब तक हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल सकती। यानी जब तक आवेश का प्रवाह नहीं होगा, तब तक हमें विद्युत नहीं मिलेगा। और जब किसी तार से आवेश प्रवाहित होगा, तो उसके लिए कुछ ना कुछ एक समय लगेगा कि हाँ भाई 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है, 2 सेकंड में, 1 मिनट में प्रवाहित हो रहा है। यानी किसी प्रति एकांक यानी किसी समय में आवेशों की प्रवाह होने की जो रेट यानी दर है, रेशियो, यानी कि 1 मिनट में इतना करंट जा रहा है तो इतना वोल्ट का झटका है ना। यानी किसी प्रति एकांक यानी किसी एक समय में जो आवेश का प्रवाह होने का दर है, रेशियो है, रेट है, उसी को हम लोग सिंपल सा विद्युत धारा बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा बहुत ही सटीक परिभाषा लिखें, प्रति एकांक समय में आवेशों की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से सूचित करते हैं। इसकी एक और सरल परिभाषा हो सकती है कि किसी चालक पदार्थ में विद्युतधारी आवेशधारी कणों की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये दोनों परिभाषा सही है। ऊपर वाला परिभाषा बिल्कुल परफेक्ट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। पर एनसीईआरटी के अनुसार प्रति एकांक समय में आवेशों की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं, कैपिटल आई से। और अब एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला यहीं से निकलेगा, विद्युत धारा यानी आई बराबर क्या बोले थे, प्रति एकांक समय में आवेश की प्रवाह दर, यानी कि किसी इकाई समय में कितना आवेश जाएगा,
तो इसको हम लोग कैसे गणित में लिखेंगे? तो गणित में लिखने के लिए ऊपर लिखेंगे आवेश, आवेश बटा नीचे लिखेंगे समय। यही ना होता है कि इतने समय में इतना आवेश जाएगा, इसलिए ना मैथ में लिखते हैं। तो इससे आवेश का क्या हो गया Q, और समय को हम लोग T से सूचित करते हैं। तो एक सूत्र निकल गया I बराबर Q बटा T। I बराबर Q बटा T। किस किस को ये सूत्र 100% याद हो गया? अब इससे एक और प्यारा सा सूत्र निकलेगा कि विद्युत धारा, ये जो विद्युत धारा है इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक जो वो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर, क्योंकि इसके जो मूल खोजी थे वो बहुत ही महान वैज्ञानिक एम्पियर के नाम पे रखा गया है। तो जो ये आई यानी विद्युत धारा, इसका एसआई मात्रक हो गया एम्पियर, यानी ए, एम्पियर को ए से सूचित करते हैं, बराबर ये जो आवेश Q है इसका एसआई मात्रक क्या हो गया? इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है, और कूलाम को C से सूचित करते हैं। तो C, कूलाम C बटा ये जो टाइम है, समय, समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है, सेकंड को S से सूचित करते हैं लोग। एक नया सूत्र बन के रेडी हो चुका है, विद्युत धारा I बराबर Q बटा T, और इसको एसआई फॉर्मेट में लिखने पर एम्पियर बराबर C बटा S। किन किन लोगों को ये दोनों सूत्र 100% याद हो जाएगा? आपका आवेश, क्या आपका आवेश, आवेश कोमा कोमा विद्युत धारा, कोमा विद्युत धारा, ये दो ऐसा जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे हमारा पूरा चैप्टर चलता है, ये पिलर है। ये दोनों टॉपिक आज के एपिसोड 1 है ना, आज के एपिसोड 1 में आपका 1000%, 1,00,000% बोल तो कम पड़ जाएगा पूरा। मुझे उम्मीद है इतने अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा कि अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से, विद्युत धारा हो गया, आवेश हो गया, उसमें हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव का विभवांतर, और सेल या बैटरी, और साथ ही साथ इसको मापने का जो इकाई है वोल्ट मीटर और एमीटर। ये चार चीज, विभव, विभवांतर, वोल्ट मीटर, एमीटर और सेल या बैटरी, ये पांचों टॉपिक को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। पहले आज के इस वीडियो में ये जो आवेश और विद्युत, ये जो दो जो आपका दिमाग का मतलब परेशान करने वाला जो कीड़ा है, जिसके कारण बच्चों को कुछ समझ नहीं आता है, किसी भी स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आता है, क्या? एक आवेश, एक विद्युत, एक करंट, एक चार्ज, यही दोनों को आज की इस वीडियो में समझाने का बहुत ही प्यारा सा प्रयास किया। आप बड़े सुकून से इस वीडियो को बिना स्किप किए देखे होंगे, और आपको ये जब समझ आ जाए तो अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।